नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव कराए जाने की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 22 दिसंबर को मतदान और 26 दिसंबर को की जाएगी मतों की गिनती। राज्य में तत्काल आदर्श आचार संहिता लागू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकाप नालो ने पापुमपारे जिले के होलोंगी एयरपोर्ट परियोजना का लिया जायजा। कहा, अगस्त 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य। मेघालय, असम, बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सेना की गुप्तचर एजेंसियों द्वारा त्वरित और संयोजित कार्रवाई में कुख्यात उल्फा आई के नेता स्वयंभू कर्नल दृष्टिराज खोआ और उसके 4 साथियों का बड़ी संख्या में हथियारों के साथ कराया गया आत्मसमर्पण। अरुणाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत और शहरी निकायों के लिए चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त हागे कोजिन ने बताया है कि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव एक ही चरण में 22 दिसंबर को कराए जाएंगे और इसकी अधिसूचना 24 नवंबर को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और 7 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 22 दिसंबर को मतदान और 26 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता आज से राज्य में लागू हो गई है। ईटानगर और पासीघाट शहरी निकायों के चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जबकि पंचायत चुनाव में मत पत्रों का उपयोग होगा। गौरतलब है कि पहली बार कराए जा रहे 2 स्तरीय पंचायत चुनावों में जिला परिषद चेयरमैन के 25, जिला पंचायत सदस्य के 241, ग्राम पंचायत प्रमुख के 2215 और ग्राम पंचायत सदस्य के 8436 पदों के लिए चुनाव होगा। To conduct local body elections this year, and accordingly we have finalized a separate SOP, safety guidelines, in consultation with the health department of the state government, which is to be followed during the conduct of elections in the state. The schedule of simultaneous general elections to the Panchayat Raj institutions as well as municipal bodies of Itanagar and Pasighat in a single page is as follows. Date of issue of public notice by returning officers is 24/11/2020, Tuesday. The nomination filing starts, and the last date of filing nomination is 2/12/2020, Wednesday. The date of scrutiny is 4/12/2020, Friday. Last date of withdrawal of nomination 7/12/2020, Monday. Date of poll 22/12/2020, Tuesday. Date of counting 26/12/2020, Saturday. Date by which entire process of elections to be completed 3/1/12/2020, Thursday. EVM will be used for municipal bodies, whereas ballot boxes are being used for PRI elections. This will be the first general election after the conversion from 3-tier panchayats to 2-tier system in the state.
राज्य में पंचायत और शहरी निकायों के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। चुनाव के दौरान कोविड की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एल जम्पाल स्टेट नोडल ऑफिसर होंगे और जिला चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित जिलों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने सभी हितधारकों से आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आयोग ने प्रदेश के मीडिया कर्मियों से भी स्थानीय लोगों के बीच पंचायत चुनावों के गाइडलाइंस के बारे में जागरूकता पैदा करने की अपील की है। Security arrangements will be made to ensure a free, fair and peaceful local body election. Now, in view of COVID-19 situation, the Commission has issued a separate guidelines, as I have already said earlier, SOP to be followed by the election officials as well as candidates and political parties during the process of election. The Model Code of Conduct will come into force from the date of announcement. All political parties, party workers, candidates and their agents are expected to abide by the MCC issued by the Commission, and any violations reported by observers will be seriously viewed. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का दृढ़तापूर्वक सामना किया और मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PMI सूचकांक, ऊर्जा की इस्तेमाल, GST वसूली और बैंकों के ऋणों और FPI में निवेश में वृद्धि से देश की आर्थिक व्यवस्था में बेहतरी के आसार है। उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक धनराशि होने जैसे सकारात्मक संकेत हैं। आत्मनिर्भर भारत प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष 1 सितंबर से राशन कार्डों की वैधता प्राप्त होगी। इससे करीब 69 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा, जो किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को 1,43,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि मंजूर की गई है। मेघालय, असम, बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सेना की गुप्तचर एजेंसियों द्वारा त्वरित और संयोजित कार्रवाई में कुख्यात उल्फाई के नेता स्वयंभू कर्नल दृष्टिराज खोवा और उसके 4 साथियों का बड़ी संख्या में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कराया गया। राजखोवा ने कल रात आत्मसमर्पण किया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पृष्ठ जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। पिछले 9 महीनों से इन लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी थे। लोअर असम में उपद्रव की गतिविधियों में शामिल उल्फा उपद्रवियों की सूची में दृष्टि राजखोवा का नाम शामिल था। इस भूमिगत संगठन को राजखोवा के आत्मसमर्पण से बड़ा आघात पहुंचा है। उम्मीद है कि इसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में शांति का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकाप नालो, स्थानीय विधायक ताना हाली तारा और आला अधिकारियों ने आज पापुमपारे जिले के होलोंगी में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के चलते परियोजना कार्य में विलंब हुआ है और अब इस परियोजना को मार्च 2022 के बजाय अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया ताकि समय पर कार्य को पूरा किया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। कांग्रेस द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर विधानसभा में रखे गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 76 नए मामले दर्ज किए गए और 75 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1485 है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल आए मामलों में
ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 13, लेपारादा से 11, वेस्ट कामेंग से 10, ईस्ट सियांग से 7, तिराप, लोअर दिबांग वैली और नामसाई से 6, चांगलांग से 5, वेस्ट सियांग और शी योमी से 4 मामले दर्ज किए गए, जबकि तवांग, पाक्के केसांग, अंजाव, लोंगडिंग और सियांग जिले से 1 मामला सामने आया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,89,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 47,905 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही ये संख्या 86 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 550 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,28,121 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक के दौरान कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। ठंड में शिशुओं की निमोनिया से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। अगर उन्हें इससे नहीं बचाया गया तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। निमोनिया छींकने या खांसने से फैलने वाला संक्रामक रोग है, इसलिए शिशुओं की विशेष देखभाल आवश्यक है। निमोनिया से ग्रसित होने का खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा है। यह रोग शिशुओं की मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से एक है। इसका कारण कुपोषण और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता भी है। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को समुदाय को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रेथ काउंट्स को इस वर्ष का थीम रखा गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने विशेष रूप से कोविड-19 क्लेम का निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि अब तक EPFO ने 41 लाख कोविड क्लेम का निस्तारण किया है और इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 से प्रभावित कर्मियों या कामगारों की आर्थिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनके क्लेम पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। समय संचित राशि का ही सहारा होता है और ये धनराशि हमें सुविधापूर्वक मिल जाए तो संकट से उबरने में सहायता मिलती है। इसी भावना के साथ देश के करोड़ों कर्मचारियों एवं उद्यमियों को इस संकट काल में शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान कराने के लिए EPFO के द्वारा स्पेशल कोविड क्लेम की सुविधा प्रदान की गई और इस योजना के तहत सितंबर के महीने तक EPFO द्वारा पूरे देश में 41 लाख से ज़्यादा कोविड एडवांस क्लेम सेटल किए गए और जिसके द्वारा 11,000 करोड़ रुपए हमारे सदस्यों को वितरित किए गए। विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में BPM स्कूल के नवनिर्मित 3 क्लासरूम, खेल के मैदान और रोस्ट्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इधर स्कूली शिक्षा उपनिदेशक जोंगे यिरांग ने कहा कि आगामी 16 नवंबर से शुरू हो रहे कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए खादी और ग्रामोद्योग विभाग से खरीदे गए तिरंगा मास्क को सभी विद्यालयों में प्राथमिकता से वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा में 20 से अधिक विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। का एक मास्टर प्लान बनाया अपार्ट फ्रॉम स्मार्ट सिटी को छोड़कर विजन 30 को लेकर, उसमें भी काफ़ी हेल्थ में आया, टूरिज्म में आया, एजुकेशन में आया, लेकिन स्पोर्ट्स का हम लोग को इसमें प्रोविजन नहीं था। उसमें भी हम लोग क्या सजेस्ट किया था, आप लोग विजन 2030 में स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी दीजिए, क्योंकि एकेडमिक और हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर बोलते स्पोर्ट भी मैंने बैलेंस करके हम लोग चलना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा कि हम DDSC को हम थैंक देना पड़ेगा कि इतना कम अमाउंट में बिल्डिंग बनाया और फील्ड भी बनाया। सरकार का पैसा को जुडिशियसली हम लोग फुल यूटिलाइजेशन में ला रहा है। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी ये एग्जाम्पल लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यूजुअली बिल्डिंग बनाने के लिए ह्यूज अमाउंट। लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिन 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे
फिर से सुने, राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। इस अवसर पर आकाशवाणी परिसर में प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कीवी फल फार्म के लिए उचित मूल्य श्रृंखला निर्माण पर वर्चुअल बैठक आयोजित की। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना स्थानीय उत्पादों को महत्व देने के लिए वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखकर की गई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के दुर्गम इलाके में विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी मंत्रालय प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास के लिए व्यापक नीति बनाकर और यहाँ के संतुलित विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। श्री तोमर ने कहा कि हिमालयी उप जलवायु क्षेत्र में कीवी उत्पादन की ज़्यादा संभावना है और यहाँ इसकी खेती के लिए नई तकनीक की आवश्यकता है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में 13,000 टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में न्यूजीलैंड, इटली और चिली से 4,000 टन कीवी का आयात करता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।